बियरिश कैंडल को ट्रेड करने का ऐसा कौन सा वो तरीका है जिससे बिना कैंडलस्टिक का नाम जाने आप आराम से किसी भी बियरिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हो? नहीं पता? सीखना चाहते हो? चलिए सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बियरिश कैंडल को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि बियरिश कैंडल को कब और कैसे ट्रेड करना है, बियरिश कैंडल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बियरिश कैंडलस्टिक के टाइप्स, बैक टेस्टिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी भी कैंडल को कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है, इनको भी हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट 3 में हम लोग बियरिश कैंडल को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले बियरिश कैंडलस्टिक क्या होती है पता होगा आपको। शूटिंग स्टार होती है, उसके बाद में हैंगिंग मैन होती है, बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश रामी और इवनिंग स्टार होती है, और भी कई तरीके की कैंडल होती है जो मैं ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दे चुका हूँ। तो बेसिकली कोई भी बियरिश कैंडल के बनने के बाद ज़्यादातर प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस होंगे और नीचे गिरेगी प्राइस, राइट। तो अब तक जितने भी कैंडल्स आपको पता है, क्या हर बार बियरिश कैंडल बनने के बाद क्या प्राइस नीचे गिरती है? नहीं ना, ऐसे नहीं होता। तो जैसे हम लोग बुलिश कैंडल में ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट, बुलिश कैंडल की स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। क्या थी वो? बुलिश कैंडल की मैं बात कर रहा हूं कि नीचे सपोर्ट होना चाहिए और पहले वाला ट्रेंड कोई भी होगा चलेगा, या तो डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे वो कैंडल बने, या तो फिर अप ट्रेंड में किसी पुल बैक में, या तो फिर अप ट्रेंड का ब्रेकआउट होने के बाद में किसी रीटेस्ट पे वो कैंडल बने, चलेगी। लेकिन डाउन ट्रेंड में उसके एग्जैक्ट अपोजिट। तो क्या होगा वो? तो कोई भी बियरिश कैंडल है ना, किसी रेजिस्टेंस के नीचे बननी चाहिए, यानी ऊपर रेजिस्टेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है पहली। दूसरी कि प्राइस में ट्रेंड कौन सा होना चाहिए? कोई भी चलेगा। तो मान लो ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये पहले वाला ट्रेंड है, ठीक है, पहले वाला ट्रेंड है डाउन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड की हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो अगर अप ट्रेंड है ये पहले वाला और प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है और यहां पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तब भी चलेगा, राइट, तब भी चलेगा। या फिर एक डाउन ट्रेंड में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद अगर प्राइस इस वाले यहाँ पे इस वाले रीटेस्ट पे अगर बने, जहाँ अभी ये लाइन बनी हुई है, ये मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बने तब भी चलेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई कैंडल है ना, या फिर अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और प्राइस नीचे गिर रही है तो ये वाला जो पुल बैक प्राइस ने लगाया यहाँ पे कैंडल बने तब भी चलेगा। प्राइस के नीचे गिरने के ही चांसेस बनते हैं, जैसे कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों केस में से कोई भी एक केस हो, कंडीशन हो, चलेगा। अब सिंपल सा रीजन है, ये ट्रेड जो अप ट्रेंड में किसी रेजिस्टेंस पे ये कैंडल जो बनेगी और यहाँ पे आप जो ट्रेड करोगे, ऑब्वियस सी बात है ये थोड़े से रिस्क रहेंगे क्योंकि बायर ज्यादातर यहाँ पे लोगों का एग्रेशन बाइंग की साइड में है ना, और यहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्सल प्लान कर रहे हो सिर्फ एक कैंडल को देख के, राइट। तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको ये फर्क समझ में आना चाहिए, ये फर्क करते आना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तभी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। आइदर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके प्राइस ऊपर भी जा सकती है। तो इसीलिए ये ट्रेड थोड़े से रिस्की होते हैं, लेकिन अगर ये ट्रेंड रिवर्सल, ये ट्रेड आपका सही निकला या आपकी एनालिसिस सही निकलने के बाद आपकी डायरेक्शन में प्राइस गई, तो दोस्तों बहुत बड़े प्रॉफिट आपको यही ट्रेड देगा। और ये कैलकुलेशन तो बहुत सही है ना कि जहां रिस्क है वहीं सबसे बड़े प्रॉफिट बन सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना। और बाकी के ट्रेड आपके थोड़े सेफ समझे जाएंगे, माने जाएंगे, और इजीली ज़्यादातर बार आपको ये टारगेट दिए जाएंगे, ये वाला प्लस ये पुल बैक वाला भी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन कभी नहीं भूलना है। उसके बाद कैंडल बनी, अब क्या करेंगे? तो जैसे कि बुलिश कैंडल में हम लोग सीखे थे, अपन हाई लो मार्क करते हैं बुलिश कैंडल का, तो यहाँ पे भी वही है, हम लोग ये कैंडल का लो मार्क करेंगे। जो भी बियरिश, मैं जनरल बियरिश कैंडल की सबसे पहले बात कर रहा हूँ, एक एक करके कैंडल के ऊपर भी हम लोग जाएंगे, चलेंगे एक एक करके, लेकिन अभी बस इतना समझ लेना है कि ये जो कैंडल का लो है वो आपने मार्क कर लेना है, कैंडल का हाई आपने सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क कर लेना है, दैट्स इट। अब वेट करना है कि कैंडल का लो कब टूटता है, और जैसे ही कैंडल का लो तोड़ा, अगली कैंडल नहीं है उसके बाद वाली कैंडल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गैप छोड़ करके आपने सेलिंग साइड की एंट्री बनानी है। देखो मैंने गैप भी यहाँ पे छोड़ दिया, सेलिंग साइड की एंट्री बोल रहा हूँ। प्राइस नीचे गिरने वाली तो ऑब्वियसली आप सेलिंग ही करोगे ना, शॉर्ट सेलिंग करोगे, आप ऑप्शन में काम करते हो, पुट बाय करोगे या फिर कॉल सेल करोगे, है ना। तो ये यहाँ पे आपने सेलिंग करने एंट्री बना लेनी है। उसके बाद में आपने स्टॉप लॉस रखना है। ये जो कैंडल है आपकी, उसका जो हाई आपने मार्क किया हुआ है और उसके ऊपर जो भी आपका रेजिस्टेंस है, इन दोनों के ऊपर आपने रखना है स्टॉप लॉस। जितना गैप नीचे छोड़ा था करीब करीब उतना गैप ऊपर छोड़ दो और नीचे लेना है आपने टारगेट। कितना लेंगे आप टारगेट? सो 1:2 लेंगे, है ना। तो ये रहा 1:2 का टारगेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों करी,
इसलिए करी क्योंकि प्राइस एक रेजिस्टेंस के नीचे थी, रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है और ये कंफर्मेशन मुझे इस कैंडल ने दिया कि सेलिंग की शुरुआत हो चुकी है और उस कैंडल का लो टूटता है तो और क्या कंफर्मेशन चाहिए, इसीलिए तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री करी तो क्या यहाँ से गारंटी है कि प्राइस नीचे गिरेगी? नहीं, गारंटी तो नहीं है, चांसेस है बहुत ज़्यादा कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी, लेकिन कभी अगर प्राइस ऊपर जाना शुरू करती है तो अभी अभी इन लोगों ने सेलिंग करी है और रेजिस्टेंस में भी सेलर स्ट्रांग होते हैं तो ये लोग इतना आसानी से प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे, वापस यहाँ से सेलिंग आएगी दोस्तों। तो एक तरीके से आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, तो एक तरीके से आप सेफ होगे। और नए लोग क्या करेंगे, जब प्राइस यहां पे आएगी राइट, तो नए लोगों को ये दिखेगा कि अरे प्राइस वापस रेजिस्टेंस पे आ चुकी है, तो यहां पे तो चलो थोड़ा महंगा मिल रही थी प्राइस, यहां पे सस्ते में मिल रही है प्राइस। क्या मिल रही है? सस्ते में। तो इसीलिए बहुत सारे नए लोग वापस खरीदेंगे क्योंकि थोड़ा सस्ते में प्राइस मिल रही है और यहां से नीचे लेके आएंगे प्राइस को। इसीलिए यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस होता क्या है, एक छोटा सा लिमिट तो होता है जो लॉस हम लोग सहन कर सकते हैं, ले सकते हैं, झेल सकते हैं, उतना ही लिमिट हम लोग रखते हैं स्टॉप लॉस का, है ना। तो इसीलिए तो उसको स्टॉप लॉस बोला जाता है। तो ज्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कटेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, राइट। आप ज्यादातर बार सही निकलोगे, राइट। तो इसको फॉलो करके तो यहां पे ये है आपका एसएल, राइट। यहां पे आपकी हो गई एंट्री और टारगेट 1:2 ले लो या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। तो इस तरीके से आप इस वाली कैंडल स्टिक मतलब बियरिश वाली कैंडल स्टिक में काम कर सकते हो। कोई सी भी बियरिश कैंडल हो, पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे चुका हूं मैं। अब चलते एक एक करके बियरिश कैंडल के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहली जो बियरिश कैंडल होगी आपकी वो होगी सबसे पहले वाली, तो शूटिंग स्टार अगेन सिंगल कैंडल होगी जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जैसे कि मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं। ये दोनों की दोनों शूटिंग स्टार कैंडल है और दोनों इसलिए मैंने निकाली हुई ड्रॉ करी हुई है कि एक ग्रीन और एक रेड। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि सिंगल कैंडल है, कलर फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकता है, रेड या ग्रीन। अब ये आपको कुछ हैमर कैंडल की, इन्वर्टेड हैमर कैंडल की तरह नहीं दिख रही है ना। तो फर्क कैसे करेंगे कि ये शूटिंग स्टार है और वो इन्वर्टेड हैमर? तो फर्क तो सर सपोर्ट से ही होगा और रेजिस्टेंस से ही होगा। सपोर्ट पे बने तो ये इन्वर्टेड हैमर, रेजिस्टेंस पे बने तो ये शूटिंग स्टार। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग बियरिश कैंडल होती है ये। बुलिश में हैमर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, बियरिश में शूटिंग स्टार सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। इससे ज्यादा कोई स्ट्रांग है ही नहीं कैंडल बियरिश में। कंट्रोल सेलर का है, कंप्लीटली सेलर का कंट्रोल है। और ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे बने तो बहुत बार यहां पे ट्रेंड रिवर्सल आप देखोगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपने ध्यान ये रखना है कि नीचे शैडो ना हो, जैसे यहां पे, तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और अगर है तो वो फिर छोटी होनी चाहिए, जैसे कि यहां पे है। नीचे शैडो ना हो तो और अच्छा, और अगर है तो वो छोटी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपने रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ऊपर वाली जो शैडो होती है ये नीचे वाली बॉडी से कम 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए। कम से कम बोल रहा हूं, 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। ये है आपकी शूटिंग स्टार। लो टूटने के बाद सीधा एंट्री, जैसे कि हम लोग बियरिश की वो जो स्ट्रैटेजी अभी हम लोग सीखे उसमें उसी की तरह आप ट्रेड करोगे इसको। दोस्तों इसी की तरह दिखने वाली एक और कैंडल होती है जो होती है ग्रेवस्टोन डोजी, जो हम लोग बुलिश में सीख चुके ऑलरेडी। तो सेम है, कोई फर्क नहीं है, शूटिंग स्टार ही है ये। रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी बनेगी, ठीक है, तो आप सेम इसी कैंडल की तरह उसको ट्रेड कर सकते हो। शूटिंग स्टार की तरह ही उसको ट्रेड करना है। फुल्ली सेलर ने कंट्रोल की हुई ये कैंडल है, सेलर की कंट्रोल की हुई ये कैंडल है, राइट। तो इसमें बॉडी का कलर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बॉडी लगभग ना के बराबर है। क्यों बनी बॉडी? यहीं से प्राइस की कैंडल की बनने की शुरुआत हुई, प्राइस ऊपर गई, वापस नीचे क्लोज वहीं पे दिया जहां से शुरुआत हुई, इसीलिए बनी है ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। तो सेम आप इसको वो जो शूटिंग स्टार है उसी की तरह ट्रेड करेंगे। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि जैसे हम लोग शूटिंग स्टार को सीखे, शूटिंग स्टार को शूटिंग स्टार क्यों बोला गया है? ऐसी थी ना कुछ शूटिंग स्टार, क्यों बोला गया है इसको शूटिंग स्टार? इसलिए कि शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ कोई तारा, तो टूटता हुआ तारा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वैसे शूटिंग स्टार बनने के बाद प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, पहला लॉजिक। दूसरा ये कि जब भी आप शूटिंग स्टार को देखते हो तो पीछे लंबी सी पूंछ होती है और आगे एक लंबा सा हेड, सर। वैसे यहाँ पे भी है, पीछे लंबी सी पूंछ और आगे लंबा सा हेड या बड़ा सा एक हेड, सर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए इसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। अब चलते हैं अगली कैंडल की ओर जो है आपकी हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन, राइट, यानी अगर वर्ड टू वर्ड सीधा चलोगे तो लटकता हुआ इंसान, कोई लटकता हुआ कोई आदमी,
लेकिन ऐसे नहीं होता। जनरली हैंगिंग मैन ये टर्म्स जो है वो कहाँ यूज़ की जाती है, तो जो फांसी पे जिसको हम लोग कभी लटकाते हैं तो उसको फांसी पे लटका हुआ इंसान कोई जो होता है ना उसको बोला जाता है हैंगिंग मैन, राइट। ये टर्म को यूज़ किया जाता है। तो फांसी पे लटका हुआ वो इंसान होता है, जैसे उसका सर लटकता है तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी वैसे ही, ये लॉजिक के हिसाब से आप देखेंगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी वैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा। और हाँ, जैसे कि मैं शायद ये बताया होगा मैंने आपको पहले भी कि बुलिश कैंडल के जो नाम है वो बुलिश कैंडल के नाम आपको कुछ ऐसी चीज इंडिकेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगी, या तो वो नाम कोई पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, या राइट। बुलिश कैंडल के नाम या तो कुछ पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे या फिर वो नाम ही आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी। सेम उसके अपोजिट बियरिश में है, तो बियरिश कैंडल के नाम जो है या तो कुछ निगेटिविटी रिफ्लेक्ट करेंगे, नकारात्मक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, निगेटिव चीजें बोल सकते हैं, या फिर वो नाम ही आपको कुछ इंडिकेट करेंगे कि प्राइस नीचे गिरेगी। शूटिंग स्टार क्या बोल रही थी, क्या नाम, वो नाम इंडिकेशन क्या दे रहा है आपको कि प्राइस नीचे गिरेगी, जैसे टूटता हुआ तारा नीचे गिरता है। लेकिन हैंगिंग मैन कुछ निगेटिव चीजें आपको दिखा रहा है, निगेटिव, राइट। जो जिस इंसान की डेथ हो रही है, राइट, तो उसकी लाइफ वहाँ पे खत्म हो रही है, वैसे वहाँ पे जो अप ट्रेंड है पहले वाला वो खत्म होगा और वहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू होगा प्राइस में। तो काइंड ऑफ इस हिसाब से, इस लॉजिक से इसको हैंगिंग मैन बोला गया है, राइट। तो फर्क कैसे करेंगे हैमर और इसमें, तो वही है फर्क, तो जो सपोर्ट पे अगर बनी तो वो हैमर है और अगर रेजिस्टेंस पे बनी तो वो हैंगिंग मैन है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपका फिर, है ना। तो अब स्ट्रैटेजी तो अपनी सेम है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हो कि ऐसी कैंडल जिसको बायर ने कंट्रोल किया है उसको हम लोग बियरिश साइड में ट्रेड कर रहे हैं, क्यों और कैसे, जरूरी है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ऐसी कैंडल जिसको बायर ने कंट्रोल किया हुआ है उसमें हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कैंडल बनेगी किसी रेजिस्टेंस के नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेजिस्टेंस में स्ट्रांग होते हैं सेलर, तो सेलर ने यहां तक प्राइस को ला के कोशिश तो करी और दिखा दिया कि हम लोग अभी मतलब एक्टिव है, हम लोगों ने कोशिश तो करी है प्राइस को नीचे लेके जाने की। तो ये जो लो है क्या बनेगा, ये बनेगा एक काइंड ऑफ छोटा सा सपोर्ट। हम ट्रेड कब करते हैं, कैंडल के तुरंत बनने के बाद करते क्या, नहीं करते। हम लोग कैंडल के प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ कहीं ट्रेड करेंगे। तो जब तक प्राइस यहाँ पे आएगी तो ये वाले जो बायर जिन्होंने प्राइस को बाद में ऊपर जो लेके गए थे उनके ऊपर यहाँ पर सेलर हावी हो जाएंगे, सेलर भारी हो जाएंगे। और ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो था ही जो आपको पहले से बता रहा था कि सेलिंग आ सकती है, सेलर वहाँ पे स्ट्रांग है क्योंकि। और जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से प्राइस के नीचे गिरने के ही चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ वाले बायर उनके सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने लगेंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक छोटा सा सपोर्ट था, सपोर्ट टूटने के बाद बनता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आती है सेलिंग और इसी हिसाब से इस प्राइस पे भी सेलिंग आनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बियरिश साइड में ट्रेड करते हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट या अगली कैंडल ही बोलो आप, तो अगली कैंडल है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, है ना। ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट दोस्तों। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में ऑब्वियसली बात है बॉडी तो होती नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो सेम हैंगिंग मैन की ही तरह इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, सेम हैंगिंग मैन की ही तरह, लॉजिक सेम है, ट्रेड भी सेम तरीके से ही करना है, ठीक है। मैं सीधा अगली कैंडल की ओर चल रहा हूं। अगली कैंडल है दोस्तों आपकी इवनिंग स्टार। कौन सी कैंडल है, इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार जो कैंडल होती है, सबसे पहले तो ये कैंडल बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। जैसे कि मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल थी, ये कुछ इस तरीके की है ना, और दिख भी रही है एक छोटे स्टार की तरह, है ना। तो इससे आप वो भी समझ पा रहे होंगे लॉजिक, स्टार वाला जो स्टार जैसे इसको बोला गया है ना। तो यहाँ पे ये बहुत छोटी कैंडल होती है और छोटी कैंडल बनने का रीजन वही है जो बुलिश कैंडल में मैं बता चुका हूँ, या तो वीकनेस या तो कंफ्यूजन। अगर वीकनेस है तो वॉल्यूम कम हुआ आपको देखेंगे आप नीचे, और अगर कंफ्यूजन है तो वॉल्यूम या तो एवरेज वॉल्यूम आप देखेंगे या फिर बढ़ा हुआ वॉल्यूम आप देखेंगे, ठीक है। तो वीकनेस और कंफ्यूजन जो बुलिश में हम लोग सीखे थे मॉर्निंग स्टार में वही है, तो वो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो आप सीखे होंगे पहले ही, वही लॉजिक है। अब या अगर कंफ्यूजन है या फिर वीकनेस की वजह से अगर ये कैंडल बनी है तो क्या उसको ट्रेड करेंगे वैसे ही, नहीं। सेम बुलिश में भी हम लोग नहीं किए थे, सिर्फ स्टैंड अलोन कैंडल को क्या हम लोग ट्रेड किए थे, नहीं, और करना भी नहीं है। आपको इससे पहले वाली एक कैंडल, इसके बाद वाली एक कैंडल और खुद ये इवनिंग स्टार वाली कैंडल, ऐसे टोटल 3 कैंडल को मिला के देखना है मार्केट को और तभी ट्रेड करना है। जैसे इससे पहले मैं ये बाद वाली कंसिडर कर रहा हूँ, लाल वाली, तो इससे पहले वाली कोई कैंडल ग्रीन है अप ट्रेंड में, उसके बाद कोई रेड कैंडल बनी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये वाली, और ये खुद मॉर्निंग स्टार तो है, तो ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार तो है ही पहले ही, और ये इवनिंग स्टार बनेगी किसी रेजिस्टेंस के नीचे। अब दोस्तों ये तीनों कैंडल को जरा ध्यान से देखो, तीनों कैंडल में सबसे नीचे गई हुई कैंडल कौन सी है, तो ये है, तो इसका लो मैं मार्क करूंगा, ये मैंने कर लिया मार्क,
कोई भी हो सकती है, अगर ये होती तो मैं इसका लो मार्क करता, लेकिन अभी ये है तो इसका लो मैंने मार्क कर लिया और हाई मैंने इसी का मार्क कर लेना है, कौन सा, जो मॉर्निंग स्टार है उसका। अब जैसे ही प्राइस नीचे आएगी और ये कैंडल का लो टूटेगा, थोड़ा सा गैप छोड़ करके आपको सेलिंग साइड की एंट्री बना लेनी है। अगेन आपका जो हाई आपने मार्क किया हुआ है और वो ऊपर जो रेजिस्टेंस है, दोनों के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, जितना गैप नीचे छोड़ा था उतना ही ऊपर छोड़ना है और इसके 2 गुना टारगेट आपने नीचे की साइड में ले लेना है, दैट्स इट। ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो ये रहा 1:2 वाला टारगेट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। क्यों? तो सेम लॉजिक है इसमें भी कि यहाँ पे आप अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हो, तो अगर ये कैंडल वीकनेस की वजह से बनी थी, मान लो क्या बनी थी, वीकनेस की वजह से, तो दोस्तों इतना नीचे अगर प्राइस आई है, आपको लगता है अभी वीकनेस रहा होगा, इतनी बड़ी रेड कैंडल भी तो बनी है उसके बाद में, और उसका भी लो तोड़ के प्राइस और नीचे जाना शुरू कर दिया है, तो क्या वीकनेस बचा है अभी मार्केट में? नहीं, अभी स्ट्रेंथ आ गई है सेलर के पास में, वीकनेस नहीं अभी। और अगर ये कैंडल आपकी, ये इवनिंग स्टार जो है, ये अगर कंफ्यूजन की वजह से बनी थी तो क्लियरिटी आना ज़रूरी है। तो इतना नीचे अगर प्राइस आई तो कौन सा बचा कंफ्यूजन, आ गई ना सेलर के पास क्लियरिटी। अगर कंफ्यूजन और होता तो ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं बनती, यहाँ पे और 1-2 कैंडल ऐसे ही बन जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये कंफ्यूजन है तो यहाँ पे क्लियरिटी सेलर की आ गई है, और अगर ये वीकनेस की वजह से बनी थी तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आ गई है सेलर के पास, और इसीलिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल राइट। और इसी की तरह आप डोजी को, सिर्फ डोजी वाली जो कैंडल होती है, ये कुछ इस तरीके की होती है, छोटी, राइट, मैं ये हटा रहा हूँ, ये वाली प्लस की तरह दिखने वाली छोटी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटी होती है, सिर्फ डोजी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये डोजी को भी आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, इसी तरीके से सेम जैसे हम लोगों ने अभी इवनिंग स्टार को ट्रेड किया। और अगली कैंडल इसी की तरह एक कैंडल होती है जो हम लोग सीख चुके ना, इसको या तो पिन बार डोजी या फिर इसको हम लोग क्या बोले हैं, लॉन्ग लेग डोजी दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है पिन बार और लॉन्ग लेग डोजी, छोटा सा डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पिन बार में बेसिकली होता यह है कि इसमें छोटी सी बॉडी होती है, कलर कोई भी हो सकता है, और डोजी में बॉडी एक्चुअली ना के बराबर होती है, मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका लॉन्ग लेग डोजी और ये है आपका पिन बार डोजी। अब इसमें आप देखेंगे क्या फ़र्क है इवनिंग स्टार और इससे, इसमें फ़र्क क्या है इस कैंडल में? तो फ़र्क यह है कि ये इवनिंग स्टार से अलग है इसलिए क्योंकि इसमें शैडोज बड़ी है। इवनिंग स्टार छोटी कैंडल थी जो कन्फ्यूजन और वीकनेस की वजह से बनती थी, तो ये तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन ही रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन और वीकनेस जो भी है ये इस कैंडल में हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है कन्फ्यूजन भी हो, लेकिन इस कैंडल में जो है शैडोज काफ़ी बड़ी है। तो इसीलिए शैडोज आपने इसी कैंडल के हाई लो मार्क कर लेने, आपको आगे और पीछे वाली कैंडल बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, या नेक्स्ट और प्रीवियस कैंडल बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, इसी कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे आप। जब लो टूटेगा, शैडोज का डिस्टेंस तो काफ़ी है, यहाँ पे मिल रहा है आपको, आप गैप छोड़ करके यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ से अगर प्राइस यहाँ पे आ रही है तो वो कन्फ्यूजन भी मिट गया होगा और स्ट्रेंथ आ गई है बायर के पास में, सेलर के पास में, सॉरी, राइट। तो यहाँ तक प्राइस आते आते सेलर के पास में स्ट्रेंथ भी आ चुकी है और जो कन्फ्यूजन था वो भी मिट चुका है। तो यहाँ पे इनफ डिस्टेंस प्राइस को मिल रहा है एक डायरेक्शन में जाने का, ये देखो ये वाला, क्योंकि शैडोज बड़ी है ना, और इसीलिए ये पिन बार डोजी और लॉन्ग लेग डोजी को आप स्टैंड अलोन ट्रेड कर सकते हो, पिछले वाली और अगली वाली कैंडल देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो आई थिंक यहां तक आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगली कैंडल की और, जो है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दोस्तों, ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग। तो ये है बियरिश एनगल्फिंग। तो किस तरह की से दिखेगी ये, ऑब्वियस सी बात है कुछ इस तरीके से आप बियरिश एनगल्फिंग को देखेंगे। तो अब ये 2 कैंडल से बना हुआ पैटर्न है, तो कलर कॉम्बिनेशन तो ऐसा ही चाहिए। अब तक जो भी कैंडल थी वो सिंगल कैंडल थी, तो कलर उसमें मैटर नहीं करता था, कोई से भी कलर की वो हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई 2 कैंडल या 3 कैंडल से बना हुआ कोई भी पैटर्न है तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए जैसा हम लोग अभी चार्ट पे देख रहे हैं। तो बियरिश एनगल्फिंग तो हम लोग जैसे कि बुलिश में सीख चुके हैं कि जो अभी इसमें बियरिश में फ्रेश कैंडल यानी राइट साइड की हमेशा ग्रीन होगी। अगर वो कोई भी 2 कैंडल या 3 कैंडल की पैटर्न है, अगर वो पैटर्न है तो राइट साइड की कैंडल हमेशा ग्रीन रेड कलर की होगी बियरिश में। तो यहाँ पे है ना। और उस बियरिश कैंडल ने, इस बियरिश कैंडल ने, बड़े से बियरिश कैंडल ने पहले वाले किसी प्रीवियस वाले छोटी कैंडल को कवर कर लिया, पूरी तरीके से ढक लिया है, यानी इस कैंडल की जो बॉडी है उसी के अंदर ये कैंडल बनी हुई है। तो मैंने सिंपली इससे याद करने के लिए, आपको याद रखने के लिए एक सिंपल, इसको आसान करने के लिए मैंने एक लॉजिक दिया था कि इसको हम लोग बोलते हैं मदर कैंडल और इसको बोलते हैं बेबी कैंडल, राइट। तो मदर ने, माँ ने बेबी को
पूरी तरीके से एक तरीके से कवर कर लिया है, ढक लिया है, और माँ आगे चल रही है और बेबी उसको फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे, है ना, माँ को वो बेबी फॉलो कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ बुक या फिर स्टैंडर्ड या जो बेंचमार्क वाला एग्जाम्पल होता है वैसे, राइट, कि मदर कैंडल के बॉडी के अंदर ही ये बने कौन सी, ये बेबी कैंडल, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो मदर कैंडल की शैडोज होती है, राइट, तो ये शैडोज के थोड़ा सा ये यहाँ तक भी गई, मतलब बॉडी के थोड़ा सा नीचे गई अगर ये बेबी कैंडल की शैडो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना एडजस्टमेंट तो चली जाता है। या फिर ये थोड़ा सा मान लो ऊपर गई और बॉडी के ऊपर गई थोड़ा सा, लेकिन शैडोज ये हाई के नीचे ही है, तो तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एडजस्टमेंट आपने समझ करके काम करना है, राइट। और ये बियरिश कैंडल है, और बड़ी सी कैंडल कौन सी है, मदर कैंडल, जो सबसे ऊपर भी गई है और सबसे नीचे भी तो वही गई है, तो मदर कैंडल का ही हाई मार्क करेंगे और लो भी मदर कैंडल का मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और इसी के अपोजिट एक और कैंडल होती है जिसको आप बोलते हो बियरिश हरामी कैंडल। सेम बुलिश हरामी कैंडल की अपोजिट कैंडल ये होती है, राइट, बियरिश हरामी कैंडल दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो ये हुआ बियरिश हरामी कैंडल। तो बियरिश हरामी होगा ये कि अब जगह मदर और बेबी कैंडल की वो चेंज हो जाएगी, और दोस्तों कलर भी दोनों का चेंज हो जाएगा। अब मदर कैंडल पीछे चली गई और बेबी कैंडल आगे आ गई, ठीक है। तो एक तरीके से अब बेबी आगे चल रहा है, आगे भाग रहा है, और मदर माँ जो है उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे, सिंपल। और मदर कैंडल का ही हाई इस कैंडल में आप मार्क करेंगे, और लो भी मदर कैंडल का ही आप इसमें मार्क करेंगे, और वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस बियरिश हरामी कैंडल को देख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, सेम जैसे हम लोगों ने बियरिश कैंडल स्टिक की स्ट्रैटेजी में सीखा। इस लॉजिक से, इस स्ट्रैटेजी से कोई भी बियरिश कैंडल आप ट्रेड कर लो, बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो इसी तरीके से, क्योंकि ये जो अभी हम लोग सीखे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस चीज़ें मार्केट में होती है जो आपने देखनी चाहिए, खास करके आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपने देखनी चाहिए। तो अगर आप बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हो जिसमें स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, उसके बाद में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस प्राइस एक्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस बहुत ही छोटी या बहुत ही कम रखी गई है, जो एक स्टॉप लॉस से भी कम है, राइट, एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में, राइट, जो है 799 रुपये सिर्फ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑलरेडी आपको लिंक मिली हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो वो ये है कि ऐसी वो कौन सी कंडीशंस है जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, बाकी की वो कंडीशन मिलने के बाद भी। वो कंडीशन मतलब हम लोग डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे बुलिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं, अप ट्रेंड में किसी पुल बैक पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट के बाद किसी रिटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इनके मिलने के बाद भी ऐसी कुछ कंडीशंस है जिनमें आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसी में से पहली आपकी कंडीशन होने वाली है दोस्तों, वो है कि अगर आपकी बुलिश या बियरिश कोई भी जो भी कैंडल को आप ट्रेड कर रहे हो वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा छोटी है, तब भी आपने ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मान लो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे जैसे ये बियरिश कैंडल, तो आप कब करोगे ट्रेड, राइट, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने पे यहाँ पे कोई ट्रेड करोगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इसी कैंडल के ऊपर रखोगे। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी कैंडल होने की वजह से ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर तो आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और एक बार अगर आपका बड़ा लॉस हो गया तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते रहोगे और शायद कंटिन्यूसली लॉस में जाते रहोगे या कंटिन्यूसली लॉस करते रहोगे। और इसीलिए हद से बड़ी कैंडल के बाद वो बियरिश हो चाहे बुलिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, इसके अगेंस्ट अगर छोटी कोई कैंडल है उसमें भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर छोटी कैंडल है मान लो जैसे ये वाली, तो सर यहाँ पर आप नीचे कैंडल के नीचे यहाँ पर एंट्री करोगे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखोगे, तो आपको नहीं लगता कि ये तो बहुत छोटा हो गया स्टॉप लॉस, शायद वोलेटिलिटी में ये ऐसे हिट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। और फिर शायद इसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अगर आपकी डायरेक्शन में प्राइस कंटिन्यू करती है तो बहुत बुरा लगेगा, और शायद इसकी वजह से फोमो आ जाएगा आप में कि अरे यार मैंने छोटा स्टॉप लॉस लगा लिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं रुकता तो अच्छा होता, राइट। बट यही फोमो आपको लॉस में लेके जाएगा अगले कुछ ट्रेड में, ये भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हद से बड़ी और हद से छोटी कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अवॉइड ट्रेड इन फर्स्ट एंड लास्ट 5 मिनट।
राइट कि शुरुआती 5 मिनटों में, मार्केट खुलते से ही शुरुआत के 5 मिनट और आखिरी के 5 मिनट मिनिमम बोल रहा हूं, वो आपको अवॉइड करना है कम से कम। क्यों सर? यहां पे वोलेटिलिटी बहुत होती है, इसलिए कि मान लो आज मार्केट सुबह खुला, तो सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है तो पूरे दिन भर के लिए नए ट्रेड मार्केट में आते हैं, बनते हैं। और जब कल मार्केट बंद हो रहा था तो उस टाइम वाले जो BTST वाले ट्रेड है वो मार्केट से निकल रहे होते हैं, है ना। इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वहां पे क्रिएट करता है और बहुत बड़ा वॉल्यूम भी वहां पे ट्रेड होता है। और यही आखिरी के मिनटों में भी होता है। आखिरी के मिनटों में सुबह वाले ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो रहे होंगे और कल के लिए नई पोजीशन बन रही होती है BTST की, तो इसीलिए इन टाइम में ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट क्रिएट करता है और बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस ऐसे हिट हो जाएंगे। और कई बार यहाँ पर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी प्राइस एक्शन आप देख रहे हो, कई बार मार्केट इतनी अच्छी तरीके से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करता, और यही रीजन बनता है आपका स्टॉप लॉस का। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, तो वो ये है कि अवॉइड ट्रेड इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस अबव बुलिश कैंडल एंड सपोर्ट बिलो बियरिश कैंडल बिफोर योर टारगेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ट्रेड नहीं करना है अगर किसी बुलिश कैंडल के ऊपर कोई दूसरा रेजिस्टेंस है जो आपके टारगेट से पहले ही है। मतलब यहां पे कोई अगर बुलिश कैंडल है, जैसे ये बुलिश कैंडल है मान लेते हैं, राइट, और आप ट्रेड कर रहे हो यहां कहीं पे ब्रेकआउट के बाद, इसके नीचे आप रखोगे स्टॉप लॉस और 1:2 वाला टारगेट। मान लो इस वाले केस में हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, हाँ, तो ये वाला, और यहाँ पे आपका 1:2 वाला टारगेट है, जैसे कि ये रहा आपका 1:2 वाला टारगेट, राइट। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अब आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट, राइट। लेकिन अगर आपके टारगेट से पहले इस बुलिश कैंडल के ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, राइट, ये रेजिस्टेंस है, राइट, अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्राइस को आपके टारगेट की दिशा में जाने के लिए रोकेगा, शायद नहीं जा पाएगी प्राइस वहां तक, और इसीलिए आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। और इसी के अपोजिट आपकी बियरिश कैंडल में, मतलब आपके टारगेट से पहले अगर कोई सपोर्ट है, नहीं ट्रेड करना है सर वहां पर, राइट। तो इन 3 कंडीशंस को आपने ध्यान रखना है और उसके बाद आपने ट्रेड करना है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो सकती है, जैसे मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा प्राइस को कूल डाउन होने दीजिए, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनने दीजिए, तभी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान आपने रखना है। ठीक है, कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट बेस्ड मूवमेंट, तो उसमें भी थोड़ा संभल कर काम करना है। इवेंट में वोलेटिलिटी बहुत होती है, राइट, जैसे बजट का दिन, इलेक्शन के रिजल्ट, या फिर RBI की कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट, राइट, सेबी का कोई अनाउंसमेंट, राइट। तो इन चीज़ों में मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है कैंडलस्टिक की बैक टेस्टिंग। तो अब तक हम लोग जितनी भी कैंडल सीखे हैं उनमें से कुछ कैंडल मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, बाकी की जो हम लोग सीखे हैं और जो मैंने आपको PDF की फॉर्मेट में दी हुई है उनको आपने बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट दोनों करना है। तो सबसे पहले बुलिश कैंडल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बुलिश कैंडल कहाँ बननी चाहिए? किसी सपोर्ट पे, राइट। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ये एक सपोर्ट है? बिल्कुल है। क्यों है? तो इसलिए कि आप देखेंगे पहले वाले, मतलब इससे जो प्रीवियस वाला जो डे था, जो ये 5 जून का ये चार्ट है, तो यहाँ पे प्राइस में बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला और ये इस दिन का डे हाई था। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक दिन पहले का डे हाई डे लो भी बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और क्योंकि नेक्स्ट डे प्राइस जो है इसके ऊपर ओपन हुई और इसीलिए ये यहां पे सपोर्ट बन गया। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे आप देख रहे हो लॉन्ग लेग डोजी की तरह एक कैंडल बनी हुई, आपको देख पा रहे होंगे आप, राइट। क्या इस पे ट्रेड करना चाहिए था? ये तो एक सपोर्ट पे भी बनी है और ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए था? आप अगर यहाँ पे एंट्री करते कैंडल का हाई टूटने के बाद, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखते, तो आपको नहीं लगता कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया और इसके बदले में 2 गुना टारगेट आपको कब मिलता? इतना बड़ा टारगेट ये ज्यादा नहीं हो गया? 250 पॉइंट निफ्टी में। तो कैंडल स्टिक के ऊपर ये एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्क आप ले रहे हो। पॉसिबल है, राइट, लेकिन ज्यादातर बार ये आपका SL ले लेगा, जो कि यहां पे भी हुआ है। तो इतने बड़े टारगेट के लिए जाना नहीं चाहिए, वो भी सिर्फ एक कैंडल के ऊपर, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल के ऊपर। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बड़ी कैंडल, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये ट्रेड ना करने लायक कैंडल थी। अब चलते हैं आगे। जैसे ही प्राइस उसी सपोर्ट पे वापस आती है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही प्राइस उसी सपोर्ट पे वापस आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बड़ी कैंडल बनी और इससे भी आपको अच्छा मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही कि ये कोई बुलिश कैंडल है, राइट। छोड़ दो इसको भी, वापस आओ यहाँ पे,
यहाँ पे देखो क्या कोई कैंडल है, बिल्कुल है। कौन सी है सर? ये वाली कैंडल, ये दोनों मिला के। तो ये है बुलिश एनगल्फिंग, जिसको हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग में मदर कैंडल और बेबी कैंडल होती है। तो ये मदर कैंडल ने पहले वाले बेबी कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया है, कवर कर लिया है, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले बुलिश कैंडल को जरा ध्यान से देखिएगा। इसका हाई टूटने पे अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हैं सेम कैंडल के नीचे, और इसका 1:2, वेट अ मिनट प्लीज, हाँ, और इसका 1:2 वाला टारगेट अगर आप रखते हैं, राइट, इसका 1:2 वाला टारगेट, तो ये रहा 1:2 वाला टारगेट ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा गैप हम लोग एक्स्ट्रा भी छोड़ सकते हैं, उतना बफर है हमारे पास, राइट। तो ये 1:2 वाला टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस तरीके से किसी डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पर कैंडल बनने के बाद आप काम कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी आप देखो जरा, ये वाली जगह पे, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे अगेन एक सेम बुलिश एनगल्फिंग ही बनी हुई है ना। और यहाँ पे ये देखो, और स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा बढ़ जाता, यहाँ पे भी आप काम करते तब भी चल जाता, और इसका 1:2 वाला टारगेट शायद यहाँ पे भी, ओ वेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे हुआ ये है कि मार्केट जो है यहाँ पे बंद हो गया। आपका टारगेट 1:2 होता कहीं यहीं कहीं पे, राइट। तो मार्केट बंद हुआ है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मार्केट के क्लोजिंग पे भी हम लोग देखेंगे तो 1:1.5 के आसपास का तो टारगेट मिला हुआ है। ये रही क्लोजिंग मार्केट की, तो 1:1.5 मिला हुआ है, मतलब 100 रुपए के बदले में 150 रुपए, राइट। सो मार्केट बंद हो रहा है, आइदर अगर नहीं होता, मतलब मार्केट अगर बंद नहीं होता शायद यहाँ पे, तो आपको आपका टारगेट मिल जाता बड़े आराम से, राइट। बट एनीवे, मार्केट अगर क्लोज हुआ है तो तब भी हम लोग प्रॉफिट में ही तो है, पोजीशन हमारी प्रॉफिट में तो है, राइट। तो ये आप सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हो किसी बुलिश कैंडल को, डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे। अब देखते हैं किसी बुलिश कैंडल को अप ट्रेंड में किसी पुल बैक पे, या फिर अप ट्रेंड में किसी ब्रेकआउट के बाद आने वाले रीटेस्ट पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप अगर यहीं पर थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए क्या ये डे हाई था इस दिन का, मानते हो ये डे हाई था, बिल्कुल ये डे हाई था। ये क्या काम करता है? एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब आप जरा आगे आइए, ये 6 जून का चार्ट हम लोग देख चुके हैं, और 6 जून का ही हम लोग डे हाई मार्क कर चुके हैं, जो एक रेजिस्टेंस था उस दिन के लिए, मतलब 6 जून के लिए। लेकिन जब 7 जून को मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा मतलब फ्लैट ही ओपन हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, तो क्या मैंने बोला था, क्या ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड करना है? नहीं ट्रेड करना है। ब्रेकआउट के बाद या तो प्राइस रीटेस्ट पे आए, तो यहाँ पे कोई खास रीटेस्ट तो ये है नहीं, और कोई बुलिश कैंडल भी नहीं है, राइट। लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आई, तो क्या यहाँ पे एक हैमर कैंडल की तरह कोई कैंडल बन रही है? ये हैमर ही तो है, और क्या ये देखो, है ना। तो ये हैमर यहाँ पे बनी हुई है, और इस हैमर पे भी अगर आप ट्रेड करते ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ करके, अगेन स्टॉप लॉस आपका नीचे ही रहता, राइट, और 1:2 का यहाँ पे आपका टारगेट रहता। ये देखिए 1:2, दैट्स इट। तो उससे कहीं ज़्यादा मिला है, तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके शायद आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एज पर आवर रूल जो भी हम लोग सीखे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो 1:2 इज़ ओके, राइट, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इस बुलिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। फिर वो कोई सी भी बुलिश कैंडल हो, इसी तरीके से ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पे, या फिर अप ट्रेंड में किसी पुल बैक पे, या फिर ब्रेकआउट पे किसी रीटेस्ट पे। तो ये जो हम लोगों ने हैमर कैंडल अभी अभी देखी, तो ये ब्रेकआउट के बाद आने वाले रीटेस्ट पे भी बनी है, और अप ट्रेंड में एक पुल बैक पे भी बनी है ना। तो इसको आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बाकी की बैक टेस्टिंग आपने जरूर कर लेनी है दोस्तों, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी है। आप पेपर ट्रेड से करो फॉरवर्ड टेस्टिंग चाहो तो, उसके बाद फिर रियल मार्केट में आप काम कर सकते हो विद प्रॉपर मनी और रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, बियरिश कैंडल को भी देख लेते हैं, बियरिश कैंडल को भी समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या ये कोई कैंडल दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल। तो इसको आप इवनिंग स्टार की तरह ट्रेड कर सकते हो। ये अगर थोड़ी और बड़ी होती शैडोज इसकी, तो हम लोग लॉन्ग लेग डोजी की तरह इसको ट्रेड करते, लेकिन इवनिंग स्टार ये है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग बियरिश कैंडल को देख रहे हैं, तो कोई भी इवनिंग स्टार कैंडल कहाँ बननी चाहिए, या कोई भी बियरिश कैंडल कहाँ बननी चाहिए? किसी रेजिस्टेंस के नीचे। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या ये रेजिस्टेंस है। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे आएंगे, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना पाएंगे। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन, राइट, वेट अ मिनट, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये है आपकी ट्रेंड लाइन, राइट। ये देखो, तो आपको नहीं लग रहा कि क्या आपकी जो भी कैंडल बनी है बियरिश कैंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार, तो क्या ये किसी रेजिस्टेंस के नीचे नहीं बनी है? बिल्कुल बनी है। और दोस्तों, क्या हम लोग सिर्फ एक कैंडल को ट्रेड करते हैं? नहीं, हम लोग ये कैंडल जो कन्फ्यूजन या वीकनेस की वजह से बनी है, तो इससे पहले वाली एक कैंडल और इसके बाद वाली एक कैंडल, इन तीनों को मिला के ट्रेड करते हैं। तो तीनों में सबसे ऊपर जो कैंडल गई है उसका हाई, तीनों में सबसे नीचे जो कैंडल गई है उसका लो हम लोग मार्क करते हैं, और जैसे ही लो टूटा हम लोग काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप शायद काम करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडल बनने के बाद हम लोग उस कैंडल का हाई, उस कैंडल का लो,
ये दोनों चीज़ें सेम कैंडल का नहीं, इसमें ये इवनिंग स्टार है क्योंकि, तो तीसरी कैंडल जो सबसे नीचे गई है मैं उसका लो मार कर रहा हूँ, यानी ये रेड कैंडल का। अब दोस्तों जैसे ही कैंडल यहाँ इसके नीचे आई तो यहाँ पे आप ट्रेड करते, एंट्री कर जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस कैंडल और ये दोनों रेजिस्टेंस इसके ऊपर का आप रखते और इसका 2 गुना टारगेट आप कम से कम लेने की कोशिश करते। तो ये रहा 1:2 वाला टारगेट और इससे भी ज्यादा मिला है तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप ले सकते थे। तो ये हुआ बियरिश कैंडल को किसी रेजिस्टेंस के नीचे, एक अप ट्रेंड के बाद किसी रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करना। लेकिन एक डाउन ट्रेंड में अगर बियरिश कैंडल को ट्रेड करना है वो कैसे करेंगे, राइट? तो आपको तो अभी पता है यहां से डाउन ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है, राइट? और ये आया पुल बैक। क्या आपको यहां पर ये देखो, ये बॉक्स के अंदर आपको, राइट, इस बॉक्स के अंदर आपको कोई कैंडल दिख रही है? जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखो कौन सी कैंडल है ये, बियरिश एनगल्फिंग। चल जाएगी, एडजस्टमेंट के साथ चल जाएगी। तो ये बियरिश एनगल्फिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसी कैंडल का हाई हम लोग मार्क करते हैं, मदर कैंडल का, मतलब मदर कैंडल का ही लो मार्क करते हैं हम लोग, है ना? और जैसे ही इसमें प्राइस में नीचे ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ करके हम लोग एंट्री करते हैं सेलिंग साइड की। ऊपर है आपका स्टॉप लॉस और यहाँ नीचे 1:2 वाला टारगेट, जो कि एक ही कैंडल में मिल गया ऑलमोस्ट, है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से किसी बियरिश कैंडल को आप पुल बैक में, या इसको एक्चुअली बियरिश में, डाउन ट्रेंड में इसको पुल बैक की जगह पे थ्रो बैक बोला जाता है, तो इस थ्रो बैक में आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? अब देखते हैं ब्रेकडाउन के बाद किसी रीटेस्ट पे अगर कैंडल बने तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो यहीं आप थोड़ा सा आगे आइए, तो ये है 12 जून का चार्ट, राइट? यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे ये देखो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है ना, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो यहीं से आप देख सकते हो, यही मैंने इसलिए मार्क करी ना क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे आओगे तो यहाँ पे कई सारे रेफरेंस पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे भी एक पुल बैक लिया हुआ है, राइट? उसके बाद में ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ये है, उसके बाद में ये है, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक ये कैंडल बन रही है और काफ़ी अच्छे से इसको प्राइस जो है रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा अभी। अब प्राइस में हुआ ब्रेकडाउन, कहाँ हुआ ब्रेकडाउन, ये देखो यहाँ पे। उसके बाद में प्राइस उसी लेवल को रीटेस्ट करने आई। तो ये पहले सपोर्ट हुआ करता था क्योंकि प्राइस में आप देखो कितनी बार प्राइस ऊपर गई है, लेकिन बाद में जब प्राइस यहीं पे आई तो यही सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ये तो बेसिक सा रूल है प्राइस एक्शन का कि सपोर्ट पे बाइंग आती है, लेकिन सपोर्ट टूटने के बाद वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, ये बन गया रेजिस्टेंस। कौन सी कैंडल यहाँ पे, ये है शूटिंग स्टार, जो सबसे ज्यादा बियरिश कैंडल होती है। और अगर इसमें आपको ट्रेड करना होता तो इस कैंडल का हाई लो आपने वैसे भी सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं, राइट? ये हाई, ये रहा आपका लो, और कैंडल का लो टूटने के बाद दोस्तों गैप आपने छोड़ देना है थोड़ा सा, उसके बाद में ऊपर स्टॉप लॉस। तो मैं कैंडल के हाई और वो जो ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस है उसके भी थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूं, और नीचे 1:2 है टारगेट, सॉरी, तो नीचे 1:2 वाला टारगेट आप यहां से ले लेते, राइट? वेट अ मिनट प्लीज, परफेक्ट। तो ये रही आपकी एंट्री और ये है आपका 1:2 वाला टारगेट, जो कि ऑलरेडी मिल चुका है, राइट? ये लास्ट कैंडल में ही मिला, लेकिन ठीक है, राइट? तो एग्जैक्टली यहाँ पे टारगेट भी आपको मिल गया। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी बुलिश या किसी भी बियरिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हो, कोई सी भी हो, जो हम लोग सीखे हैं या जो हम लोग नहीं सीखे वो भी, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी कैंडल को ट्रेड करते टाइम उस कैंडल में अगर स्ट्रेंथ आपको समझनी है कि बायर के कंट्रोल में ज्यादा प्राइस है या फिर सेलर के, तो मैंने वो वाली जो ट्रिक आपको बताई थी पार्ट 1 में, तो वो ट्रिक कभी मत भूलना, जिसमें हम लोग सीखे थे कि कैंडल का क्लोज अगर डे हाई के आसपास है, सॉरी उस कैंडल के हाई के आसपास है तो कंट्रोल बायर का है, और अगर सेलर के मतलब लो के आसपास है तो कंट्रोल सेलर का है, ठीक है? क्लोज अगर लो के आसपास है तो कंट्रोल सेलर का है। तो ये आपने देखना, राइट? तो ये सिंगल कैंडल में तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, लेकिन अगर 3 या 2 कैंडल की कोई कैंडल है तो दोस्तों अगर 2 कैंडल या 3 कैंडल का कोई पैटर्न है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले कैंडल मतलब तीनों में से, राइट, तीनों में से जो सबसे ऊपर गई हुई कैंडल है वो, और तीनों में से सबसे नीचे गई हुई कैंडल है वो 2 पॉइंट आपने मार्क करने हैं, हाई और लो, ठीक है? वो 3 हो, 2 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए लास्ट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, राइट? लास्ट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, हाई के आसपास है तो बायर स्ट्रॉन्ग, लो के आसपास है तो फिर सेलर स्ट्रॉन्ग। सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों इस कैंडलस्टिक वाले कोर्स में इतना ही। आई थिंक आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने सच में कुछ अच्छा सीखा होगा और आप फील करते हो कि मैं आपको इससे कोई फ़ायदा होगा या सच में अच्छा सीखा है आपने, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और कमेंट में आपके फीडबैक या वीडियो के माध्यम से आपके फीडबैक अगर आप दे सकते हो तो प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर कोई भी आपका फीडबैक है, वीडियो फीडबैक अगर आप सेंड करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरे नंबर पर भेज दीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अच्छे से काम कीजिए। मिलते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।